दोस्तों, उससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और स्टेट के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो हम वेस्ट जोन के स्टेट के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का जो सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है वो है सोलापुर चादर। तो सोलापुर महाराष्ट्र का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। सोलापुर की जो चादर हैं वो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, अपनी डिज़ाइंस के लिए जानी जाती हैं, इसलिए सोलापुर की चादर को जीआई टैग मिला है। और बहुत पहले समय से ही सोलापुर में चादर बनती आ रही हैं, तो सोलापुर की चादर को जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है और महाराष्ट्र का ये सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है सोलापुर टेरी टॉवल। तो सोलापुर में चादर के साथ साथ टेरी टॉवल्स का भी काम होता है। टॉवल्स का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर है सोलापुर, तो इसलिए सोलापुर के टेरी टॉवल्स को और सोलापुर की चादर को जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मिला है। नेक्स्ट है पुनेरी पगड़ी। तो पुनेरी पगड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रानडे ने की थी। महादेव गोविंद रानडे एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे। इसके अलावा उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले करा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में भी उन्होंने अपना रोल प्ले करा था। उन्होंने ही ये पुनेरी पगड़ी की शुरुआत करी थी और इसको बनाई थी। उसके बाद कई इम्पोर्टेंट जो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं उन्होंने ये पुनेरी पगड़ी पहनी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी पहनी। तो पुनेरी पगड़ी फिर पुणे की एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गई, पुणे की एक पहचान बन गई, और इसलिए पुणे के लोगों ने डिमांड करी कि पुनेरी पगड़ी को जीआई टैग मिलना चाहिए। उसके बाद जो पुनेरी पगड़ी है ये महाराष्ट्र का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है नासिक वैली वाइन। तो नासिक और जो उसके आसपास का एरिया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी के ग्रेप्स उगते हैं, अंगूर उगते हैं, और ये अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, इसलिए महाराष्ट्र तो इन्हीं अंगूरों से फिर नासिक में वाइन भी बनती है। तो नासिक वैली वाइन को जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मिला है अपनी क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है आपकी पैठनी साड़ीज एंड फैब्रिक। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है जिसका नाम है पैठन। तो पैठन की साड़ीज़ और फैब्रिक्स बहुत फेमस हैं, और बहुत पहले समय से ही, लगभग 200 साल पहले से ये पैठनी साड़ीज़ बनती आ रही हैं, महाराष्ट्र की पैठनी साड़ीज़। और ये हाथ से बनाई जाती थी पहले, और इस प्रकार से जो पैठनी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स हैं महाराष्ट्र का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी। तो महाबलेश्वर एक्चुअली महाराष्ट्र की सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। महाबलेश्वर में बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज उगती हैं। इवन इंडिया की 80% स्ट्रॉबेरीज़ का जो प्रोडक्शन है वो महाबलेश्वर में ही होता है। स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा महाबलेश्वर में मलबेरीज भी उगती हैं, और अपनी बेहतरीन क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज़ के लिए महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मिला है। इसका मतलब महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज़ के नाम से कोई भी दूसरी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं बेच सकता। इस स्ट्रॉबेरीज़ को बेचने का अधिकार केवल महाबलेश्वर के लोगों और इस स्ट्रॉबेरीज़ को उगाने वाले लोगों के पास ही रहेगा। तो ये महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी एग्रीकल्चर कैटेगरीज में महाराष्ट्र के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है नासिक ग्रेप्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नासिक में बहुत बढ़िया क्वालिटी के ग्रेप्स उगते हैं। तो नासिक वैली वाइन को, जो नासिक में वाइन बनती है ग्रेप्स से, उसको तो पहले ही जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मिल चुका है। उसके बाद नासिक ग्रेप्स को भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट मिला जाए ऐसी डिमांड उठी। उसके बाद से नासिक की ग्रेप्स को भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट दे दिया गया। नेक्स्ट है कोल्हापुर जेगरी। तो कोल्हापुर और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं ये महाराष्ट्र की शुगर बेल्ट है। इंडिया का शुगर प्रोडक्शन में इस बेल्ट का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो कोल्हापुर में शुगर केन की बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जेगरी का काम भी होता है, गुड़ बनाया जाता है। तो कोल्हापुर की जेगरी को जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है अजाड़ा घंसल राइस। तो अजाड़ा ये एक तहसील है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ही आती है ये भी। तो यहाँ पे एक अलग क्वालिटी के राइस उगते हैं जिसको घंसल राइस कहा जाता है, घंसल राइस। तो अजाड़ा के जो घंसल राइस हैं इसको भी एग्रीकल्चरल कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मंगलवेढ़ा ज्वार। तो मंगलवेढ़ा भी एक टाउन है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र की। तो वहाँ पे ज्वार उगता है, ज्वार के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर है महाराष्ट्र का सोलापुर, फिर मंगलवेढ़ा टाउन। तो इसलिए मंगलवेढ़ा के जो ज्वार हैं उनको जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है सिंधुदुर्ग एंड रत्नागिरी कोकम। कोकम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोकम एक प्रकार का रेड कलर का एक फ्रूट होता है, नींबू के साइज़ का होता है ये, और इसका टेस्ट बहुत ही सॉर होता है, बहुत ही खट्टा होता है, इमली की तरह इसका टेस्ट होता है, इसलिए खाने में सॉर टेस्ट लाने के लिए इस कोकम का इस्तेमाल करा जाता है।
इसके अलावा गर्मियों के टाइम पे महाराष्ट्र में, मुंबई में इस कोकम का शरबत बनाया जाता है और पिया जाता है। तो इसलिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ये कोकम उगते हैं और बहुतायत में पाए जाते हैं। इसलिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जो कि इम्पोर्टेंट सेंटर है कोकम प्रोडक्शन का, और इसलिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के जो कोकम है उनको जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है वाघ्या घेवड़ा। तो वाघ्या का मतलब मराठी में टाइगर होता है, और घेवड़ा एक प्रकार से हम कह सकते हैं बीन्स है, राजमा की तरह होते हैं घेवड़ा। तो इनको वाघ्या टाइगर नाम से दिया गया है क्योंकि ये हल्के पिंक कलर के होते हैं और उस पर रेड कलर की लाइनिंग होती है। इस प्रकार से टाइगर की स्किन की तरह ही मैच करते हैं, इसलिए इनको वाघ्या घेवड़ा नाम दिया गया है। और महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट में ये घेवड़ा, ये जो बीन्स हैं राजमा की तरह होते हैं, ये उगते हैं। और वाघ्या घेवड़ा को फिर जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है नवापुर तूर दाल। तो नवापुर महाराष्ट्र का एक विलेज हम कह सकते हैं, ये महाराष्ट्र की नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात के बॉर्डर पे है। नवापुर की तूर दाल बहुत फेमस है और बेहतरीन क्वालिटी की तूर दाल यहाँ पे उगती है। तो नवापुर की तूर दाल को भी जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है। नेक्स्ट है वेंगुर्ला केशू। तो वेंगुर्ला भी महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन है और महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, रत्नागिरी के पास। यहाँ के जो कैश्यूज़ होते हैं, जो काजू होते हैं, ये गोवा के कैश्यूज़ से थोड़े अलग होते हैं और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी डिफरेंट होती है गोवा के कैश्यूज़ से। इसलिए वेंगुर्ला के कैश्यू को जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है एग्रीकल्चर गुड्स की कैटेगरी में, वेंगुर्ला के कैश्यू। नेक्स्ट है लसलगांव ऑनियन। तो लसलगांव ये भी एक विलेज है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो महाराष्ट्र का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है ये ऑनियन प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ का जो स्पेशली लसलगांव विलेज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑनियंस उगते हैं, प्याज उगते हैं और कई जगह यहाँ के ऑनियंस सप्लाई होते हैं इंडिया में अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाउन्स में लसलगांव से ऑनियन सप्लाई होते हैं। इवन लसलगांव के जो ऑनियंस हैं दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होते हैं, इसलिए लसलगांव के ऑनियन को एग्रीकल्चरल कैटेगरीज में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है सांगली रीजन्स। नासिक के साथ साथ सांगली भी एक इम्पोर्टेंट ग्रेप प्रोडक्शन का सेंटर है महाराष्ट्र का। सांगली के जो ग्रेप्स हैं वो रीजन्स के लिए, किशमिश के लिए ही उगाए जाते हैं और ये बहुत ही लंबे और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं सांगली के, और रीजन्स बनाने के लिए, किशमिश बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। इसलिए सांगली में ज़्यादातर रीजन्स बनाई जाती हैं ग्रेप्स से, और सांगली की रीजन्स को फिर जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है बीड कस्टर्ड एप्पल। तो महाराष्ट्र का जो बीड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का मतलब होता है सीताफल। सीताफल भी बोलते हैं, शरीफा भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो बीड का जो कस्टर्ड एप्पल है या फिर जो सीताफल है, इसको जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है जालना स्वीट ऑरेंज। तो महाराष्ट्र में नागपुर तो ऑरेंज के लिए अपने फेमस है ही है, और नागपुर को मैं डिस्कस करूँगा कलेक्टिव जब स्टेट्स में, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट को जीआई टैग मिला हुआ है, तो जब मैं वो डिस्कस करूँगा तब नागपुर ऑरेंज का नाम आएगा। यहाँ पे है जालना स्वीट ऑरेंज। नागपुर की तरह ही महाराष्ट्र का जो जालना डिस्ट्रिक्ट है जो कि औरंगाबाद के पास आता है, तो जालना में भी अच्छी क्वालिटी के ऑरेंज उगते हैं, स्वीट ऑरेंज है जालना के, तो उनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है वायगांव टर्मरिक। तो वायगांव एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक छोटा विलेज है महाराष्ट्र की, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है नागपुर के पास। तो वहाँ पे भी बढ़िया क्वालिटी की टर्मरिक की हल्दी उगती है, और वायगांव की टर्मरिक अलग अलग जगहों तक दूर दूर तक फेमस है, इसलिए वायगांव टर्मरिक को जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है पुरंदर फिग। पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये छोटा सा विलेज है जहाँ के फिग यानी कि अंजीर बहुत फेमस है। तो पुरंदर के जो अंजीर हैं, जो फिग हैं, उनको जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है जलगांव भरित ब्रिंजल। जलगांव में ब्रिंजल की बढ़िया क्वालिटी के ब्रिंजल उगते हैं और उनको फिर जीआई टैग मिला है जलगांव भरित ब्रिंजल को एग्रीकल्चरल गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है सोलापुर पोमोग्रेनेट। तो सोलापुर में पोमोग्रेनेट या अनार की खेती होती है, इसलिए सोलापुर के पोमोग्रेनेट को एग्रीकल्चरल कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है भिवापुर चिली। भिवापुर नासिक डिस्ट्रिक्ट का ही एक विलेज है, यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की चिलीज या मिर्च उगाई जाती है, और ये भिवापुर चिली अलग अलग जगह सप्लाई होती है, साउथ स्टेट से लेकर नॉर्थ में भी इसकी सप्लाई होती है। तो भिवापुर की चिली को जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है अम्बे मोहर राइस। तो महाराष्ट्र की अजारा घनसर राइस के अलावा यहाँ के अम्बे मोहर राइस को भी
जीआई टैग मिला है। ये भी एक बढ़िया क्वालिटी के राइस होते हैं। ये अपने अरोमा के लिए, अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। तो अम्बे मोहर राइस को भी जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट में ये उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दहानू, घोलवड, चीकू। तो महाराष्ट्र के दो विलेज के नाम है यहाँ पे, दहानू और घोलवड। तो ये दोनों महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कोस्टल एरिया है दोनों। तो ये पूरा चीकू प्रोडक्शन बेल्ट है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में चीकू उगाए जाते हैं। तो इसलिए दहानू के और घोलवड के जो चीकू हैं इनको जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है जलगांव बनाना। तो जलगांव के ब्रिंजल के साथ ही यहाँ के बनाना को भी जीआई टैग मिला है। जलगांव के जो बनाना है ये बहुत ही साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, अलग क्वालिटी के होते हैं, इसलिए जलगांव के बनाना को जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। जलगांव के ब्रिंजल के साथ साथ यहाँ के बनाना को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मराठवाड़ा केसर मैंगो। जब मैं गुजरात के बारे में जीआई टैग डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे गिर के केसर मैंगो आए थे। जो गिरनार और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे केसरिया मैंगो उगाए जाते हैं। तो वहीं से मैंगो का एक प्लांट यहाँ पे लाया गया मराठवाड़ा एरिया में, जिसमें औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे फिर ये आगे यहाँ पे और इस प्रकार से ये मैंगो की यहाँ पे खेती शुरू हुई और मराठवाड़ा के फिर केसर मैंगो को भी जीआई टैग मिल चुका है अभी एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है करवट कटी साड़ीज एंड फैब्रिक। तो जो करवट कटी साड़ीज हैं ये नागपुर और विदर्भ का जो एरिया है, जिसमें चंद्रापुर, भंडारा, नागपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो यहाँ पे ये करवट कटी साड़ीज बनाई जाती हैं। इनको करवट कटी साड़ीज इसलिए नाम दिया गया है कि ये इसका मतलब होता है 100 एज। 100 एज का मतलब इस प्रकार से एक 100 होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं जिगजैग। तो ऐसी ही जिगजैग डिज़ाइन इस साड़ीज़ के बॉर्डर पे बनाई जाती हैं, इसलिए इसको करवट कटी साड़ीज़ नाम दिया गया है। तो ये भी जीआई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है अल्फोंसो। तो महाराष्ट्र के जो अल्फोंसो मैंगो हैं दूर दूर तक फेमस हैं, इवन बाहर दूसरे देशों में इनको एक्सपोर्ट भी करा जाता है। इन पे हल्का रेड कलर के इनमें पैचेस होते हैं। अल्फोंसो मैंगो में अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन एरिया में उगाए जाते हैं अल्फोंसो मैंगो, और बहुत फेमस मैंगो हैं और इंडिया के सबसे महंगे मैंगोस में से एक है। सबसे महंगे मैंगोस में से एक है अल्फोंसो मैंगोस। तो ये महाराष्ट्र का जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फोंसो मैंगोस एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है सांगली टर्मरिक। तो सांगली में रिजल्ट भी उगती हैं, सांगली में इसके अलावा हल्दी भी उगती है, टर्मरिक की भी खेती की जाती है। तो सांगली की टर्मरिक को भी रिसेंटली एग्रीकल्चरल कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। इवन सांगली में रिजल्ट उगती हैं, किशमिश अंगूर की खेती की जाती है, हल्दी की खेती की जाती है, शुगर प्रोडक्शन भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री सांगली में ही है पूरे महाराष्ट्र में। तो सांगली टर्मरिक को भी जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। तो ये पूरे 30 प्रोडक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जिनको जीआई टैग मिल चुका है। सोलापुर की चादर, टेरी टॉवल, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, नासिक की ग्रेप्स, पैठनी साड़ीज, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज, कोल्हापुर की जेगरी, अयाना धमसा राइस, अम्बे मोहर राइस को भी मिल चुका है। मंगलवेड़ा ज्वार, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी कोकम, वाख्या घेवड़ा, नवापुर तूर दाल, बेंगुल्ला केश्यू, लसलगांव ऑनियन, सांगली रिजल्स, बीड कस्टर्ड एप्पल, जालना स्वीट ऑरेंज, वायगांव टर्मरिक, पुरंदर फिग, जलगांव हरित ब्रिंजल, सोलापुर पोमग्रेनेट, बीवापुर चिली, अम्बे मोहर राइस, दहानू घोलवड चीकू, जलगांव बनाना, मराठवाड़ा केसर मैंगो, करवट कटी साड़ीज, अल्फोंसो एंड सांगली टर्मरिक। तो ये पूरे 30 प्रोडक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट जोन का जो लास्ट स्टेट है वो है गोवा। तो गोवा के 2 प्रोडक्ट हैं अभी तक जिनको जीआई एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, जिनको जीआई टैग मिल चुका है। सो उन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो गोवा का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था वो है फैनी। तो फैनी क्या होता है? फैनी एक प्रकार की एल्कोहलिक ड्रिंक है जो गोवा में स्पेशली बनाई जाती है, गोवा के विलेजेस में, एरिया में बनाई जाती है। तो फैनी कैश्यू से बनती है, काजू से बनती है। तो काजू जब नीचे उगता है उसका ऊपर बड़ा सा एप्पल जैसा रहता है, तो उसी एप्पल से ही उसको फर्मेंटेशन करके ये फैनी बनाई जाती है। इसके अलावा कैश्यू के अलावा कोकोनट से भी, और जो पाम ट्री होता है, पाम ट्री का जो फ्रूट होता है उससे भी फैनी बनाई जाती है। महाराज ये गोवा की एल्कोहलिक ड्रिंक है, एक प्रकार की स्पिरिट है। तो ये फैनी है। तो फैनी सबसे पहला गोवा का जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खोला चिली।
तो रिसेंटली गोवा का एक और प्रोडक्ट जीआई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ जिसका नाम है खोला चिली। तो गोवा का जो केनाकोना एरिया है उसके आसपास बहुतायत में चिलीज उगती हैं, मिर्ची उगती हैं, तो उन चिलीज को भी जीआई टैग मिला है। तो गोवा के 2 प्रोडक्ट हैं फैनी एंड खोला चिलीज। तो अब तक वेस्ट जोन के सारे स्टेट के जीआई टैग प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और गुजरात तक के। तो हम आगे बढ़ते हैं और ईस्ट जोन पर जाते हैं। तो ये पूरे वेस्ट जोन के स्टेट हो चुके हैं कवर अभी तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 30 प्रोडक्ट मैंने आपको अभी बताए, गोवा के 2 प्रोडक्ट्स बता दिए। अब जाते हैं ईस्ट जोन पे। तो ईस्ट जोन के जितने भी सारे स्टेट हैं उन सभी के अब हम जीआई टैग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेट पे आते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के 6 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं जीआई एक्ट के तहत। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट है जीआई एक्ट के तहत जिसको रजिस्टर करा गया था, वो है बस्तर ढोकड़ा। तो ढोकड़ा क्या होता है? ढोकड़ा एक प्रकार से हैंडीक्राफ्ट बनाने की एक आर्ट है जिसमें मेटल की मोल्डिंग करी जाती है। सबसे पहले मिट्टी ली जाती है, उसको अलग अलग शेप में बनाया जाता है, फिर उस पर वैक्स लगाई जाती है, उसके बाद फिर मिट्टी लगाई जाती है। जब वैक्स पिघल जाती है तो मेटल का मोल्ड बच जाता है। तो मेटल को अलग अलग कास्ट करा जाता है, मोल्डिंग करी जाती है, ऐसे अलग अलग हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग गॉडेसेस की, देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बस्तर का ढोकड़ा आर्ट है। ढोकड़ा ये बस्तर के लोगों की, ट्राइबल लोगों की एक कला है जिससे अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में बनाते हैं। और स्पेशली जो बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ का, ये ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ के ट्राइबल्स इस आर्ट को बहुत पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इवन जो ढोकड़ा आर्ट है 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स से चलती आ रही है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू मिली है खुदाई के अंदर से, वो भी इसी आर्ट से बनाई गई थी। तो 4000 ईयर्स पुरानी ये आर्ट है बस्तर की ढोकड़ा आर्ट। ये ट्राइबल प्रैक्टिस करते हैं। आज भी इस आर्ट से अलग अलग हैंडीक्राफ्ट मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जिसको बाहर विदेशों में, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करा जाता है। तो बस्तर की ढोकड़ा आर्ट है। नेक्स्ट जो है जीआई टैग प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ का, वो है बस्तर का वुडन क्राफ्ट और बस्तर का आयरन क्राफ्ट। तो बस्तर के जो ट्राइब्स हैं ये ढोकड़ा आर्ट की मदद से अलग अलग हैंडीक्राफ्ट बनाते ही हैं। इसके अलावा ये आयरन से भी अलग अलग क्राफ्ट, अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं और वुडन की भी अलग अलग क्राफ्ट बनाते हैं। स्पेशली देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, अपनी रूरल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग क्राफ्ट भी बनाते हैं। तो बस्तर के ट्राइब्स के ये 3 आर्ट हो जाएंगे, ढोकड़ा, वुडन क्राफ्ट और आयरन क्राफ्ट। नेक्स्ट जो छत्तीसगढ़ का जीआई टैग प्रोडक्ट है वो है चंपा सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक्स। तो चंपा एक एरिया है छत्तीसगढ़ का, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिल्क साड़ी और फैब्रिक्स बनती हैं। तो ये जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है बस्तर ढोकड़ा लोगो, इसका लोगो भी जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरा फूल। तो जीरा फूल क्या होता है? जीरा फूल भी एक प्रकार का राइस है। ये थोड़े छोटे होते हैं और डिस्टिंक्ट क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इनको जीआई टैग मिला है जीरा फूल राइस को। तो जीरा फूल इसको रिसेंटली ही जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ में। तो ये 6 प्रोडक्ट हैं छत्तीसगढ़ के जिनको जीआई टैग अब तक मिल चुका है। बस्तर का ढोकड़ा, वुडन क्राफ्ट, आयरन क्राफ्ट, सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक्स, बस्तर ढोकड़ा लोगो और जीरा फूल। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा के टोटल 17 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा चुका है। तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कोटपड़ हैंडलूम फैब्रिक। तो कोटपड़ एक टाउन है उड़ीसा का। यहाँ पे हैंडलूम यानी कि जो हैंडलूम होता है, हाथ की मदद से, हथकरघा, यहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। और इवन सबसे स्पेशलिटी जो है इन फैब्रिक्स की वो ये होती है कि इनको कलर किसी भी प्रकार के केमिकल से नहीं दिया जाता है, बल्कि नेचुरल डाई की मदद से स्पेशली इस एरिया में जो एक पेड़ उगता है उस पेड़ की रूट से कलर बनाया जाता है और उसी नेचुरल कलर से इन फैब्रिक्स को कलर करा जाता है। तो इसलिए ये फेमस हैं और डिस्टिंक्ट क्वालिटी के हैं। इसलिए कोटपड़ के जो हैंडलूम फैब्रिक्स हैं इनको सबसे पहले जीआई टैग मिला था उड़ीसा में। नेक्स्ट है उड़ीसा इकट। तो इकट क्या होता है? इकट डाई करने का ये पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल डाई की मदद से कलर करते हैं, तो इसी प्रोसेस को इकट कहा जाता है।
ये एक प्रकार की रजिस्ट प्रिंटिंग है, डाइंग है। इसमें क्या होता है कि फैब्रिक के एक हिस्से को कवर कर दिया जाता है वैक्स की मदद से या दूसरी चीज़ की मदद से, और दूसरे हिस्से को डाई करा जाता है। तो इस प्रकार से एक अलग प्रकार का पैटर्न बन जाता है, अलग प्रकार की एम्ब्रॉयडरी बन जाती है। तो इसी आर्ट को इकत कहा जाता है। तो उड़ीसा इकत हो जाएगा जीआई टैग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कोणार्क स्टोन कार्विंग। तो कोणार्क का सन टेम्पल बहुत फेमस है, यहाँ पे स्टोन पे अलग अलग नक्काशी कार्विंग की जाती है। तो कोणार्क की स्टोन कार्विंग जीआई टैग प्रोडक्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट है उड़ीसा पट्टचित्र। तो पट्टचित्र क्या होता है? पट्टचित्र एक बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रेडिशनल पेंटिंग है और ये क्लोथ पे करी जाती है। जी हाँ, कपड़ों पे करी जाती है पेंटिंग। एक क्लोथ ले ली जाता है जिसमें अलग अलग पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो ये पट्टचित्र है, ये बंगाल में भी बहुत फेमस है, उड़ीसा में बहुत फेमस है और बहुत पहले समय से ही बनती आ रही है। इसमें मेनली मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की पेंटिंग बनाई जाती है। कोई भी फोक टेल्स जो होती हैं अलग अलग ज़माने की, तो उनको इस पेंटिंग के ज़रिए दर्शाया जाता है। तो इसमें बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस इस पेंटिंग के ज़रिए बनाई जाती हैं। तो ये उड़ीसा का पट्टचित्र है, जीआई टैग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है पीपली एप्लीक्यू वर्क। एप्लीक्यू क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा कपड़ों को आपस में सिला जाता है, वीव करा जाता है, उसको सीव करा जाता है सुई की मदद से, और से अलग अलग डिज़ाइन से एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती हैं। तो पीपली जो एरिया है उड़ीसा का, पूरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो यहाँ का ये एप्लीक्यू वर्क बहुत फेमस है, तो इसको जीआई टैग मिला है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट है खंडुआ साड़ीज एंड फैब्रिक। तो उड़ीसा के अलग अलग एरिया के यहाँ पे नाम लिखे हैं जहाँ की साड़ीज फैब्रिक फेमस हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। खंडुआ साड़ीज एंड फैब्रिक है, गोपालपुर तूसर फैब्रिक है। तूसर भी एक प्रकार की सिल्क होती है जिससे साड़ीज बनाई जाती हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। उड़ीसा के आसपास के एरिया में सिल्क निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है। गंजम ये आपका ढोला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक है। संबलपुरी बंधा साड़ीज एंड फैब्रिक है। बोमकई साड़ीज एंड फैब्रिक है। हबसपुरी साड़ीज एंड फैब्रिक है। बहरामपुर पट्टा साड़ीज एंड जोड़ा है। तो ये इतनी तरह की साड़ीज और फैब्रिक्स हैं उड़ीसा की, और ये साड़ी ही अभी भी हैंडलूम की मदद से ट्रेडिशनली बनाई जाती हैं और ज़्यादातर में नेचुरल तरीके से कलर करा जाता है। बहरामपुर की जो साड़ीज़ हैं ये सिल्क की बनती हैं और इसलिए बहरामपुर को सिल्क कैपिटल भी कहा जाता है कभी कभी, इंडिया की सिल्क कैपिटल। बहरामपुर को उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में आता है। तो अगला तो इस प्रकार से पूरी साड़ीज हो जाएंगी और फैब्रिक्स हो जाएंगी उड़ीसा की जिनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा गंजम केवड़ा रूह और गंजम केवड़ा फ्लावर, तो ये भी दो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं उड़ीसा के। तो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम जिसका नाम है, तो वहाँ पे केवड़ा फ्लावर उगता है। तो केवड़ा एसेंस के रूप में इस्तेमाल होता है, फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स और इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये केवड़ा फ्लावर बहुतायत में उगता है। इससे रूह यानी एक प्रकार का ऑयल भी बनता है। तो उन दोनों को ही जीआई टैग मिला है, गंजम के केवड़ा रूह को भी और गंजम के केवड़ा फ्लावर को भी। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा पट्टचित्र लोगो। उड़ीसा के पट्टचित्र के लोगो को भी जीआई टैग मिला है। कंधामल हल्दी, तो उड़ीसा का एक विलेज है ये भी कंधामल, जहाँ पे भी हल्दी उगती है, टर्मरिक उगती है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है उड़ीसा रसगुल्ला। तो उड़ीसा के रसगुल्ला को भी रिसेंटली 1 साल पहले ही इसको जीआई टैग मिला है। तो हुआ ये था कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था। वेस्ट बंगाल क्लेम कर रहा था कि रसगुल्ला वेस्ट बंगाल से आया है। उड़ीसा का मानना ये था कि ये 12वीं सेंचुरी से ही उड़ीसा में बनता आ रहा है और जगन्नाथपुरी टेम्पल में इसका भोग या प्रसाद चढ़ता आ रहा है। लेकिन कुछ फूड हिस्टोरियंस का मानना था कि ये वेस्ट बंगाल से आया, कुछ मान रहे थे कि उड़ीसा से आया। फिर वेस्ट बंगाल ने पहले अपने उड़ीसा के लिए अप्लाई करा, वेस्ट बंगाल ने अपने पहले रसगुल्ले के लिए अप्लाई करा, जिसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में जो जीआई रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये बोला कि उड़ीसा भी अपने रसगुल्ले के लिए क्लेम कर सकता है अगर उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर बंगाली रसगुल्ले से थोड़ा अलग हो। उसके बाद उड़ीसा ने भी अपने रसगुल्ले के लिए अप्लाई करा और फाइनली पिछले साल इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसलिए उड़ीसा का जो रसगुल्ला है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है बंगाली रसगुल्ले के अलावा। तो टोटल 17 प्रोडक्ट्स हैं उड़ीसा के जिनको जीआई टैग मिल चुका है। कोट पर हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इकत, कोणार्क स्टोन कार्विंग, उड़ीसा पट्टचित्र, पीपली एप्लीक्यू वर्क,
खंडुआ साड़ीज एंड फैब्रिक, गोपालपुर तूसर फैब्रिक्स, गंजम केवड़ा रू, गंजम केवड़ा फ्लावर, धोला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक्स, संबलपुरी बंधा साड़ीज एंड फैब्रिक, बोमकई साड़ी एंड फैब्रिक्स, रसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक, बहरामपुर पट्टा साड़ी एंड चोड़ा, उड़ीसा पट्टचित्र लोगो, कंठामल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको वेस्ट जोन के महाराष्ट्र गोवा के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बताया। ईस्ट जोन के हमने 2 स्टेट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करा। अब इससे आगे वाले पार्ट में आपको और स्टेट के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल के आइकन पर क्लिक करिए, और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो वाले पार्ट भी आप पहले देख लीजिए।